आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी लेके आए हैं, जो कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित। बच्चों, इसके पहले हमने आपको प्रश्न 1 से 5 तक सभी प्रश्न बता दिए थे। आज हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 6 लेके आएंगे। कौन सा लेके आएंगे? प्रश्न क्रमांक 6। आप देख सकते हैं आपके सेट डी का प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से हम आगे हल करेंगे। अभ्यास गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और उसके 8वें का प्रश्न दिया है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न को हमें कमेंट्स बॉक्स में आया है, आदित्य साहू द्वारा पूछा गया है, तो हम इस प्रश्न को आपको हल करके बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न क्या कहा है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि। किससे कहा है यहाँ पे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो हमको 8 के गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। 8 के गुणनखंड क्या हो गए बताइए? 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये किसके 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 गुणित 3 गुणित 3। इसके बाद आपकी नेक्स्ट संख्या कौन सी है? 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूटेंगे? 1 गुणित 5 गुणित 5। ये 25 के अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं ये भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। किसका जाएगा? 8, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ये 8 के हो गए। इसी प्रकार किसके निकाल लिए अभाज्य गुणनखंड? 9 के। 3 एकम 3, तीतर का 9, 3 एकम 3। उसके बाद किसके निकालेंगे? 25 के। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 25, 5 एकम 5। तो देखिए ये 8 के 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणित 3 गुणित 3, तो ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या कहा है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। किसका है? 8, 9 और 25 का। तो एचसीएफ क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे तीनों संख्याओं में अभाज्य सार गुणनखंड क्या आ रहा है? जो तीनों में होगा। एक तीनों में है, 2 8 वाले में है लेकिन 9 में नहीं है, और 3 भी सभी में सार, यानी यहाँ पे आप सार गुणनखंड निकाल लीजिए। तो इसका सार गुणनखंड क्या हो गया? 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ, या इसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। कितना हो जाएगा? जो तीनों में तो 1 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। 2 अंक का क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न 6 अथवा क्या कह रहा है? एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है? एचसीएफ बराबर दिया है 9 और एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो आपका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? एलसीएम ए बी, 2 संख्याएं गुणित एचसीएफ ए बी बराबर ए गुणित बी होता है। क्या होता है? ए गुणित बी। और यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 306 और बी की वैल्यू 657 दी है, और ये एचसीएफ के बराबर कितना? 9 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना हो गया? ए की वैल्यू 306, 657 गुणित एचसीएफ में भी वही आ जाएगा आपका। एचसीएफ कितना है? 306, 657 बराबर ए गुणित बी कितना है हमारा? ए का मान 306 गुणित बी का मान 657। ये आपने इस प्रकार से लिख दिए इसमें। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे एलसीएम हमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू 306, 657 की वैल्यू फाइंड करना है। और एचसीएफ कितना दिया? देखिए यहाँ पे बता दिया है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। तो ये एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? एचसीएफ की वैल्यू 9, ये बराबर 306। अब 306 और आपका कितना है? 657। 306 गुणित 657। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये 9 का पक्षांतर कर देंगे। गुणा में है तो काय में चल जाएगा भाग में। तो हमको किसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी? एलसीएम 306, 657। तो हमें अब यहाँ 306 गुणित 657 भागित में क्या आ गया? 9। अब 9 का भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद गुणा कर दीजिए। 9 का भाग देते हैं, 9 3 27। 9 का भाग किस में चल जाएगा? 9 एकम 9, 306 में चल जाएगा। कितने बार जाएगा? हम यहाँ पे नहीं, साइड में काट के बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे किस में भाग देना है? 306 में देना, किसका भाग देना है? 9 का।
9 एकम 9, 9 2 9 3 27, बच गया कितना यहाँ पे 28, 3 बच गया, उतारे 6 36, 9 चौके 36, कितना आ गया 34। 9 का भाग 306 में दी कितने बार गया 34 बार, 34 गुणित 657। अब 657 में 34 का गुणा कर दीजिए। जब आप 657 में 34 का गुणा करेंगे देखते हैं तो कितना आ जाएगा, आप इसको गुणा करके देखेंगे कितना आ जाएगा 22,328, 22,338। तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, एलसीएम 657 बराबर कितना आ गया 22,338। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आपको समझ आ गया होगा हमारा ये सूत्र है एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7 क्या कह रहा है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, देखिए आप प्रश्न 7 क्या कह रहा है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 का आपका हल क्या है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि 6 की घात n बराबर 2 की घात n गुणित 3 की घात n का गुणनखंड 5 नहीं है। यहाँ क्या रहा, देखिए आप 6 के गुणनखंड तोड़े, हमने 6 के गुणनखंड क्या टूटे 2 गुणित 3, और ये जो है 5 के गुणनखंड 5 नहीं है, इसमें 2 और 3 है, गुणनखंड 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n संख्या अंक शून्य पर समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाज्य होती है और यह संख्या से विभाज्य नहीं आता। कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें यह है कि जो आपका गुणनखंड 5 होना चाहिए और यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या है 2 और 3 है और गुणनखंड 5 नहीं है। जब गुणनखंड 5 नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ था, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या के लिए 5 से विभाज्य होती है। जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है वो किससे विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है। और यह संख्या से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। इसलिए अतः कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। प्रश्न 7 का अथवा देखिए, प्रश्न 7 का अथवा क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए देखते हैं इसे, ये भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले हम इसे हल कर देते हैं। 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, इसे हल करते हैं हम। अब ये भाज्य संख्या क्यों है देखते हैं हल करके। यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन लिए तो क्या बच गया अब हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 गुणित 11 और ये धन का चिन्ह और ये 13 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा 1। अब इसे हल करते हैं। 13 गुणित 7 में 11 जोड़े तो 7 का 11 में गुणा किए तो कितना हो गया 77 और धन 1। फिर 13 गुणित 77 में 1 जोड़े कितना हो गया 78, ये हो गया 78। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं यह है एक भाज्य संख्या, लेकिन क्यों भाज्य संख्या ये भी बताना है हमें। तो देखो 13 गुणित 78 के गुणनखंड क्या टूटेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 13, ये किसके गुणनखंड टूट गए 78 के। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2 3 और 13, 2 3 और 13 है यहाँ पे। 2 3 13 क्या है, ये अभाज्य संख्या है हमारी। ये 2 3 2 गुणित 3 गुणित 13, ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, अतः अंगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती हैं। इसलिए अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। सिंपली आपको पहचान हमने बता दी है क्यों है कि इसके जो 2 3 और 13 क्या है अभाज्य गुणनखंड है, तो यह एक क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करेंगे। देखिए इसी प्रकार कौन सवाल है इसके बाद जो दिया है, क्या दिया है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब इसको हल करते हैं हम, देखते हैं हल करके। बराबर या इसी के नीचे लिख लीजिए, चलिए अब इसी के नीचे लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए, क्या कॉमन निकल जाएगा इससे 5, यहाँ से कॉमन क्या निकाल दिया हमने 5 कॉमन निकाल, तो ब्रैकेट क्या बचा
7 गुणित 6 और ये 5 कॉमन हो गया, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन, ये 5 कॉमन होते हैं, क्या बचा 1। अब हम क्या करेंगे 5 गुणित, अब इन सब का गुणा करेंगे। देखो 7 छिंग 42, 7 का 6 में गुणा किया 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब 24 का 42 में हम क्या करेंगे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जोड़ दीजिए 8, 6 4 10 की शून्य, हासिल का 1, 8 और 1 9 और हासिल का 1 10, कितना आ गया 1008 आ गया आपका। कितना आ गया ये, जब हमने गुणा की तो इसका 7 6 4 3 2 1 का गुणा की तो कितना आया 1008 और धन 1। अब देखिए यहाँ पे 5 गुणित 1008 में 1 जोड़े कितना हो गया 1009। अब ये 1009 और 5 क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या लिख सकते हैं हम। क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 और 1009 अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 7 का अथवा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं इसको एक बार, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 क्या है, द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या कहा है, आपका द्विघात बहुपद है x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हल लिख दीजिए। फिर प्रश्न क्या दिया आपका, द्विघात बहुपद क्या है आपका x वर्ग धन 7x धन 10, इसके क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। तो इसके बराबर क्या लीजिए, शून्य ले लीजिए। ये शून्य ले लिया हमने। अब इसके हम कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद है, कितने शून्य ज्ञात होंगे, द्विघात बहुपद है इसलिए कितने 2 शून्य ज्ञात होंगे। तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद का गुणा करेंगे। प्रथम पद का गुणांक क्या है 1 है और अंतिम पद क्या है आपका 10। 1 का 10 में गुणा किया तो कितना आ गया, ये आपका 10 आ गया। अब आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पे 10 आए और उसी संख्या को जोड़ने और घटाने पे कितना आए, मध्य पद 7 आए। तो देखिए हमने किसका गुणा किए, 5 का गुणा 2 में किए तो 5 दूनी कितना हो गया 10, ये आ गया धन 10। और 5 में 2 को जोड़ देते हैं, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा धन 7। तो ये जो आपके आया गुणनखंड 5 और 2, इसको मध्य पद में लिख दीजिए। जैसे हम लिख के बता रहे, देखिए यहाँ पे x वर्ग धन 5x, फिर धन 2x, 5x और 2x जोड़ा 7x हो गया, फिर कितना बचा धन 10 बराबर 0। अब यहाँ इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या निकल जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकला। अब इस x का x वर्ग में भाग दी तो क्या बचा यहाँ पे x, फिर x का 5x में भाग दी तो क्या बच गया 5। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे आप, क्या कॉमन निकल जाएगा, ऐसी संख्या कॉमन निकलेगी जो 2x में भाग जाए और 10 में भी, तो क्या निकल जाएगा धन 2 कॉमन हुआ। अब 2 का भाग 2x में दी तो क्या बचा यहाँ पे x, और 2 का भाग 10 में दी कितना बचा यहाँ पे आपका 5 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए, ये भी ध्यान रखेंगे इस ब्रैकेट में जो आएगा वह इस साइड के ब्रैकेट में आएगा। अब इससे कॉमन क्या निकल जाएगा आपका x धन 5, x धन 5 कॉमन निकाले तो अगले ब्रैकेट में क्या बचा आपका x धन 2 बराबर 0। अब एक बार x धन 5 बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, धन 5 का पक्षांतर की तो ऋण 5। अब एक बार क्या ले लीजिए x धन 2 बराबर 0, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, धन 2 का पक्षांतर की तो ऋण 2। तो शून्यक क्या हो गए, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः शून्यक लिख दीजिए। शून्यक क्या हो गए आपके ऋण 5 व ऋण 2 है। और ये भी ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 2 ही होंगे। जितनी घात है उतने ही शून्यक होते हैं। तो आप इस प्रकार से इसके, और ये आपके गुणनखंड विधि है आपके अध्याय 4 में। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इसी में एक प्रश्न दिया आपका अध्याय में दिया है, क्या दिया देखिए यहाँ पे, आप अथवा का प्रश्न पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। किसी बहुपद px के लिए, प्रश्न नंबर 8 का अथवा क्या दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या लिखी है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिया है, इसमें किसकी px के शून्यकों की संख्या लिखना है। तो हम इसको एक बार बना के बता दे रहे हैं आपका। इस प्रकार से ये ग्राफ है, ये बना हुआ है। ये आपका y अक्ष होता है और ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष। यहाँ से लेके ये गई, ये आई, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से रेखा खींची हुई है। यहाँ पे पूछा है आपको, क्या पूछा है, द्विघात बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो px के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ px के शून्य जितने बारे px x को क्रॉस कर रही है, विच्छेद कर रही है, छू रही है, उतने उसके शून्य होंगे। ये 1 2 और 3, तो इसके px के शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो आप
बता देंगे पी एक्स के शून्य कितने हैं, शून्यकों की संख्या 3 है। फिर से एक बार रिपीट करके बता दें, देखो यहाँ पे ये 1 2 और 3 बार एक्स अक्ष को प्रच्छेद कर रही है, इसलिए एक्स के शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब प्रश्न 9 देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। तो ये ऋण 3 और 2 क्या है, शून्यकों के योग और गुणनफल। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 3 है, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कहा है। द्विघात बहुपद बनाना है तो हम इसी से सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा धन बीटा का सूत्र क्या होता है, ऋण बी बटे ए बराबर ऋण 3 बटे कुछ नहीं, इसके नीचे संख्या तो क्या छुपा रहता है, 1। इसी प्रकार इसका निकाल लेते हैं हम, किसका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मूलों शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बटे ए बराबर 2 बटे 1। अब यहाँ पे आपको ए का मान क्या हो गया, ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का मान कितना हो जाएगा, 2। ये आपको किसके मान, सबके मान मालूम हो गए। अल्फा बीटा मूलों का योग दिया था ऋण 3, उसका सूत्र लगा के हमने ऋण 3 बटे 1 लिख दी। अल्फा इंटू बीटा उसका सूत्र लगा दिए। ए की वैल्यू दोनों में क्या है, 1 1 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू 2। अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये द्विघात बहुपद है। अब ए का मान कितना है, 1 एक्स का वर्ग, बी का मान कितना है 3 एक्स और सी का मान कितना है 2। तो द्विघात बहुपद क्या बन गया, एक्स का वर्ग धन 3x धन 2। यह क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब इसका 8वें का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 8वें का प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम 8वें के प्रश्न में कहा है द्विघात बहुपद 4u वर्ग धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है इसका 8वें का प्रश्न, 9 का अथवा प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद 4u वर्ग धन 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए कहा है, चलिए इसका हल क्या हो जाएगा, हल बराबर लिख दीजिए। हल बराबर क्या दिया है आपको, द्विघात बहुपद 8u का वर्ग धन 8 ने यहाँ पे क्या दिया आपका 4u का वर्ग धन 8u, और शून्यक ज्ञात करना तो इसके बराबर क्या ले लीजिए, शून्य ले ली हमने। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, 4u कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा u, क्योंकि 4u स्क्वायर में डिवाइड किए भाग दिए, 4u वर्ग भाग दिए तो क्या बचेगा u। अब 4 का 8 में भाग दिए कितने बार गया, 2 बार, और u का भाग u में दिए तो क्या गया 1, तो ये क्या आ गया आपका 2 बच गया। 4u आपने कॉमन लिए तो क्या बचा u धन 2। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 4u का u में गुणा किए 4u का वर्ग, 4u का 2 में गुणा किए तो 8u बराबर 0। एक बार आप क्या ले लेंगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 भागे 4, तो u बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 का भाग 0 दी तो 0। इसी प्रकार एक बार आपने u धन 2 बराबर 0 लिए, u धन 2 का पक्षांतर कित क्या हो गया ऋण 2। तो इस प्रकार आपके शून्य क्या हो गए, अतः बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो गए, 0 और ऋण 2 है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज हमने आपको प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 उनके 8वें सहित 6 आपके 8 प्रश्न समझाए। यदि आपको ये प्रश्न समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों के हल लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।